नमस्कार साथियों। आज मैं अपने खेत में हूँ जहाँ पे ये बाजरे की फसल खड़ी हुई है और यहीं पे मैंने यह वीडियो बनाने का सोचा क्योंकि कल शाम को जब मैं गांव की चौपाल पर बैठा हुआ था, कुछ लोगों ने बातचीत की। उस बातचीत में अभी जो वर्तमान में किसानों के लिए जो अध्यादेश और जो अब कानून का रूप ले चुके हैं, उनकी चर्चा चल रही थी। काफ़ी लोगों के दिमाग में जद्दोजहद है। जो लोग राजनीतिक विचारधाराओं से विचार रखते हैं, वे दुर्भाग्यपूर्ण रूप से जो केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी है उससे जुड़े हुए लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। जो उससे मेल नहीं खाते या विपक्ष की पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, वो इसकी आलोचना करते हैं और इसको किसान का दुर्भाग्य या ब्लैक डे इन फार्मिंग ऐसे नामों से जोड़ के चला रहे हैं। लेकिन जब उसके मर्म तक पहुंचने की हम कोशिश करते हैं तो देखने में ये आया है कि कोई भी किसान ऐसा नहीं है, इवन गाँव में तो होने का सवाल ही नहीं है। बाकी जो किसानी छोड़कर जो अपने आप को किसान समझते हैं, ऐसे लोग जो शहरों में रहने लगे हैं, जो पढ़ाई लिखाई करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं, वे भी इसको समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और सिर्फ जो उनका ब्रेन वॉश जिस राजनीतिक विचारधारा से हो चुका, उसी को फ़ायदा पहुंचाने की भाषा में वो बात करते हैं। मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप इस मर्म को समझें। ये जो कानून हैं, ये किसान और खेती दोनों की दशा और दिशा को बदलने वाले कानून हैं। इसमें मोटे मोटे 3 कानूनों पे काम हुआ है। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जिससे किसान का सीधा कोई सरोकार नहीं है। वो किसान की फसल का मूल्य बढ़ाने के लिए जो किसान से जुड़ी हुई या किसान से के उत्पादों का व्यापार करते हैं, उनके लिए इसमें काम हुआ है। कुछ चीज़ों के स्टॉक वगैरह की लिमिट में उतार चढ़ाव का वो है, तो उसमें किसान के ज़्यादा मतलब दिमाग लगाने की चीज़ नहीं है। वो किसान से जुड़े हुए व्यापारियों को दिमाग लगाने की बात है। वो किस चीज़ का कितना स्टॉक कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, इससे जुड़ा हुआ कानून है। दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। सीधा सीधा जैसे हम अपने खेत को बटाई पे दे देते हैं, इससे आप समझ सकते हैं ये पहले भी देश में हो रहा था, आगे भी होता रहेगा। अब इसमें कुछ कंपनीज भी आ सकती हैं जो एक बड़े क्षेत्र को लीज पर लेकर उसमें खेतीबाड़ी कर सकें, कोई ऐसे हर्बल प्रोडक्ट्स वगैरह का कर सकें, क्योंकि छोटा किसान बड़े परिवर्तन कर नहीं पाता है। और बहुत से किसान ऐसे भी हैं जिनको सब मान रहे हैं कि किसानी फ़ायदे का सौदा नहीं रहा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पे करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो करें ही। जो अच्छा कमा रहा है, जो अपना अच्छा जिसका चल रहा है, उसको ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा कानून है मंडी व्यवस्था, जो हमारी उपज का मूल्य से संबंधित है। हम अपने उपज को बेचने जाते हैं, वहाँ से हमें पैसा मिलता है और उससे हम अपनी दिनचर्या चलाते हैं। उसमें क्या हुआ है कि जिस व्यक्ति के पास पैन कार्ड है, वो कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है और किसान अपने उत्पाद को कहीं भी बेच सकता है। पहले बेचने के लिए एक व्यवस्था बनी हुई थी, आप अपनी उपज को मंडी में लेके जाओगे, वहाँ पे आपका शुल्क कटेगा और ऐसी एक व्यवस्था थी। वहाँ पर खरीदने वाले सब लोग वहाँ पर जाएंगे, बोली लगेगी, जो अच्छी बोली लगाएगा उसको फसल बेचेंगे। लेकिन हमें सोचना ये चाहिए, क्या जो पहले व्यवस्था चल रही थी वो अच्छी थी? यदि वह व्यवस्था होती अच्छी, तो फिर किसान की ऐसी क्या आफत आ गई कि उसे बार बार आत्महत्याएं करना, ऐसी घाटे का सौदा। सबको पता है किसानी घाटे का सौदा है, लेकिन यह परिस्थितियां पैदा क्यों हुई? जब कोई एक व्यवस्था अच्छी थी तो फिर उसमें दिक्कत कहाँ है? तो क्या हमें परिवर्तन की ओर नहीं बढ़ना चाहिए? लेकिन विडंबना है, किसान अपना हित नहीं समझ पा रहा है और इसके पीछे एक सोच है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ये चाहती है कि किसान का भला न हो। कांग्रेस ने भी समय समय पर यह प्रयास किए, ठीक वैसे ही जैसे जीएसटी के विषय में कांग्रेस प्रयास करती रही, लेकिन
तात्कालिक विरोधों को न झेल पाने के डर से वो ऐसा कर नहीं पाई, या सभी सरकारें लोक कल्याण के विषय में सोचती हैं। कांग्रेस ने पहले भी किसानों के लिए भी सोचा है, कई बार कई कानून बनाने के प्रयास किए हैं, लेकिन वो कर नहीं पाई सत्ता जाने के डर से। और अब उसी चीज़ को भुनाने की कोशिश कर रही है कि किसानों में इसके प्रति रोष व्याप्त हो और वो उसको वोट में तब्दील कर सकें। मेरा देश के सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि इन कानूनों में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे किसान का नुकसान हो सके, इसलिए राजनीतिक प्रोपगंडे में न पड़कर धैर्य रखें, इंतज़ार करें। जिस व्यक्ति ने पहली बार किसान के लिए ये सोचा कि किसान को किसान होने के नाते कुछ पैसा उसके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो, ताकि वो अपने विवेक से उस पैसे का इस्तेमाल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, खेती संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सके, उस विचारधारा पे हमें भरोसा रखना चाहिए। इससे पहले किसानों के लिए सोचा था अटल बिहारी जी वाजपेयी ने, और सेठ साहूकारी के चंगुल से बाहर निकालकर केसीसी का विकल्प वो लेकर आए थे। आज हर किसान केसीसी बनाकर अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कोई नया काम वो करना चाहता है तो उसमें उस पैसे का उपयोग करता है, और करीब करीब किसान काश्तकारों साहूकारों के चंगुल से निकल चुका है। इसमें कोई संशय नहीं है। तो मेरा देश के सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि सिर्फ राजनीतिक विचारधारा से पोषित और जो तंत्र है आड़तीय तंत्र, उसके द्वारा प्रायोजित विरोध प्रदर्शनों में बिना विवेक के शामिल न हों। चलो आप ये निर्णय भी स्वयं करें कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन उसके लिए मैं आपसे यह आग्रह करूँगा, आप 4 चीज़ों का अध्ययन अवश्य करें। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट, किसानों के लिए एक आयोग बना था, उसने कई जांचें की, कई मुख्यमंत्रियों ने उसके लिए सिफारिश की, और ये लंबे समय से चलता आ रहा, आज का विषय नहीं है ये। उस दौरान कई सरकारें भी बदली। जब कांग्रेस विपक्ष में होती है तो वो भाजपा से मांग करती है, जब भाजपा विपक्ष में होती है तो वो कांग्रेस से मांग करती है, लेकिन कोई भी उस रिपोर्ट को लागू नहीं कर पाया। मैंने स्वयं ने उस स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए छोटे स्तर से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शनों में मैं व्यक्तिगत रूप से शामिल हुआ हूँ। उसके नाते मुझे ये ज्ञात है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, उसका आकार इतना बड़ा था, उसके बजट के प्रावधान इतने बड़े थे कि उसको एक साथ लागू किया जाना संभव नहीं था। इसलिए चाहे किसान के खेत को खराबे के समय यूनिट तहसील से बदलकर किसान के खेत तक लाना, ये स्वामीनाथन कमीशन की मुख्य मांग थी, और उसको करने वाली सरकार ये वर्तमान मोदी सरकार है। दूसरा, जो फसल की लागत का 1.5 गुना मूल्य है, एमएसपी क्या होना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो होना चाहिए जो जिस लागत पे किसान की उपज तैयार हो रही है उसका 1.5 गुना उसका कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए। इसके लिए हमने एक बार जयपुर में एक सेमिनार भी किया था, देश के अलग अलग जगह के कृषि वैज्ञानिकों को बुलाया था, और उसमें कुछ चीज़ें तय हुई थी। मुझे गर्व है कि इस सरकार ने वो सब किया है। आपने देखा कल भी गेहूं वगैरह का कुछ पैसा बढ़ा है, और थोड़े 2-1 साल पहले तो क्रांतिकारी रूप से एकदम से 1.5 गुना 2 गुना कई चीज़ों के मूल्य बढ़े थे, एमएसपी। तो इन चीज़ों का फैसला इस सरकार ने लिया है, और किसान अपनी उपज कहाँ बेचे, इसके लिए कांग्रेस सरकारें भी ई मंडी वगैरह के कई प्रावधान लेके आती रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस ने कोई कार्य किया नहीं, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत यह है, जब भी देश में किसानों की दशा सुधारने का कोई कार्य करने का विचार हुआ है, तब मंडी व्यवस्था के जो लोग हैं, आड़ती या जो तंत्र है, उसने मिलकर सिस्टम को हाईजैक किया है। उसका कारण यह है, पंजाब और हरियाणा के किसान होने को बहुत
ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो बहुत ही धनी हों और बहुत ही संपन्न हों, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है, उनकी फार्मिंग कैसे होती है, जो लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, जो इस विषय की जानकारी रखते हैं, उनको पता है। पंजाब हरियाणा में आड़तिया सिस्टम चलता है। किसान के जो उपज पैदा हुई वो उसे ट्रॉली में भर के आड़तिया के ले जाता है और वहाँ सामान डाल देता है। वो किस भाव बिकेगी, कैसे होगी, किसान को उससे कोई लेना देना नहीं। उसका जो पैसा हुआ वो आड़तिया के पास जमा रहता है और उस किसान का पूरे साल का खर्चा उस आड़तिया से चलता है। परचून की दुकान से क्या आएगा, बाज़ार में शादी विवाह के समय क्या होगा, ये सारी हेडेक उस आड़तिये की है। तो इस प्रकार से उन किसानों को एक प्रकार से बंधुआ मजदूर टाइप वहाँ के आड़तिया लोगों के यहाँ वो रह रहा है, अपनी इच्छा से रह रहा है। मैं तो ये नहीं कहता कि आड़तिया उसको रख क्या, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि वो बने हुए हैं और जब वो बाहर निकलने का, उनको बाहर निकालने का कोई भी प्रयास होता है तो उस तंत्र को मंजूर नहीं है। आप पंजाब हरियाणा और राजस्थान का जो गंगानगर हनुमानगढ़ साइड का हिस्सा है, वहाँ की स्थिति ये है कि वहाँ MP MLA तो छोड़िए, पंच सरपंच के चुनाव तक को वहाँ के आड़तिया मैनेज करते हैं, वहाँ के आड़तिया उसमें फाइनेंस करते हैं। और यही वजह है कि वहाँ के लोकल राजनीतिज्ञ जो राजनीति में कदम जो अपना हस्तक्षेप रखते हैं, वे सब उनसे प्रभावित रहते हैं और उनके दिशा निर्देशों पर काम करते हैं। इसलिए जब कभी भी कृषि क्षेत्र में सुधार की बात होती है, मैं ये नहीं कहता ये कृषि क्षेत्र में सुधार की बात अभी ही हुई है, पहले भी कांग्रेस सरकारों के ज़माने में भी हुई है, लेकिन तब आड़तिया लोग एक किसान यूनियन बनाना और उसमें अपने लोगों को सेट करना, फिर विरोध प्रदर्शन करवाना और सरकार को उसे वापस लेने पर मजबूर करना, ये खेल लंबे समय से चला आ रहा है। मैं मोदी जी को धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हिम्मत दिखाई और ये जो प्रायोजित विरोध प्रदर्शन थे उनकी परवाह किए बिना सख्ती से इसके ऊपर रुके हैं। दूसरी बात, मान लीजिए दूरगामी प्रभाव में चलो जी इस प्रकार का कोई इसका प्रभाव आए कि किसान इससे पहले की अपेक्षा ज़्यादा दुखी हो जाए। दुखी तो आज भी है और ये और ज़्यादा पीछे चलें तब दुखी नहीं था, आज दुखी है। पहले उसकी परचेजिंग पावर अच्छी थी, 2 बोरी 5 बोरी अनाज में वो ऐसी चीज़ें खरीद सकता था जो आज 100 बोरी में नहीं खरीद सकता। यही तो घाटा हुआ है ना, यानी बाकी महंगाई ज़्यादा बढ़ी है और किसान का उसका लागत के अनुसार किसान को उसका मूल्य नहीं मिल पा रहा है। यही तो दिक्कत है। प्रोडक्शन बढ़ा है, टेक्नोलॉजी आई है, सब जगह आई है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो क्या उस स्थिति में क्या हो, उस स्थिति में मैं एक कानून का विद्यार्थी रहा हूँ और मुझे मेरे गुरुजी थे प्रोफेसर मलिक साहब राजस्थान विश्वविद्यालय में, उनका एक कथन ध्यान में आ रहा है। जब हमने कानून की पढ़ाई पूरी कर ली थी और जब हमारी अंतिम क्लास उस सेशन की थी, उसमें उन्होंने कहा था देखो आपने अब तक कानून पढ़ा है, कानून पढ़ने और याद रखने का विषय नहीं है। कानून क्या है? रूल्स फॉर फूल्स, नियम मूर्खों के लिए बनाए जाते हैं। ये उनके शब्द थे मेरे गुरुजी के, ये मैंने साक्षात कर रखे हैं और मुझे ये उचित प्रतीत हो सकते हैं। हालांकि इस विषय में कई लोगों से बहस भी हो जाती है, सबकी अलग अलग विचारधारा होती है। रूल्स फॉर फूल्स, नियम उन लोगों के लिए है जो सही तरीके से चल नहीं पाते हैं, उन्हें बताया जाता है कि आप ऐसे चलें, ये नियम है। और कानून क्या है? लॉ इज़ नथिंग, इट्स जस्ट ओनली कोडिफाइड कॉमन सेंस। क्या होना चाहिए ये कॉमन सेंस है और इसको कोडिफाइड करना, इसको लिखा जाना कानून है। और इस कानून को, यदि इस कानून से कोई असुविधा होगी तो ये बदल दिया जाएगा, ऐसी हम सरकारों से अपेक्षा रखते हैं। यदि इसमें कोई परिवर्तन की अपेक्षा होगी तो वो परिवर्तन कर दिया जाएगा, ऐसी हम अपेक्षा रख सकते हैं। लेकिन कोई प्रयास ही ना हो इस दिशा में, ये कतई गलत है। ये मेरी धर्मपत्नी हैं जो पूर्व सरपंच आष्टी कला, ये भी खेत में आए हुए हैं और पशुओं के लिए चारा लेकर जा रहे हैं। तो कुछ बनावटी किसान सिर्फ दलगत भावनाओं को ध्यान में रखते हुए
इसका विरोध कर रहे हैं, ये कदापि उचित नहीं है। कम से कम ठीक है, आप इसका सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम चुप तो रह सकते हो यार, किसान की खातिर। और जब पहले की व्यवस्थाएं इतनी अच्छी थी तो ये परिस्थितियां उत्पन्न क्यों हो गई आखिर? इसके विषय में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जैसे मैंने इन दिनों में एग्रीकल्चर पे, किसान की दशा पे काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ, पुरानी चीज़ों को, सरकार की नीतियों को। शुरू से ऐसे मैंने एक प्रयास किया है। और अब जो कानून आए इनके क्या प्रभाव हो सकते हैं, बिहार का क्या है, एपीएमसी वगैरह जहाँ ख़त्म की जा रही हैं उनके क्या प्रभाव आए, उन सबको मैं मेरे मित्रों से बातचीत के माध्यम से, देश के लगभग सभी हिस्सों में मिलने जुलने वाले, या तो नौकरी पैसे बिजनेस के हिसाब से रह रहे हैं या किसी न किसी कारण से वहाँ के स्थानीय निवासियों से संपर्क है, या फिर कभी घूमने जाते हैं तब भी इस विषय पर लोगों से बात करते हैं। तो आखिर ऐसा कारण क्या है, किसान की ऐसी दुर्गति हुई क्यों? इसका कारण यह है कि जब देश आज़ाद हुआ, समझिए आप, अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ, उसके बाद की मैं आपको बात बता रहा हूँ। आज़ाद देश पहले भी नहीं था, पहले सैकड़ों सालों तक मुग़लों के अधीन रहा, और उन लोगों की भावना यहाँ के क्षेत्र को डेवलप करने की नहीं रही, यहाँ से प्राप्त करने की रही। तो कोई भी लोक कल्याणकारी कार्य तभी होता है। अब लोकतंत्र में तो यह है कि सबको डर रहता है, लोक कल्याणकारी नहीं करेंगे कार्य तो वो बदल दिए जाएंगे, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, ताकत का राज था। तो सिर्फ यहाँ से प्राप्त करने का सोचा, जो पैदा हो रहा है उसको कंज्यूम करो, ले जाओ और उससे प्रोडक्ट बना के यहीं बेचो, बाजारीकरण से संबंधित वो सारा काम था। जैसे ही देश आज़ाद हुआ, देश के जो उस समय कर्ता धर्ता थे, जो नीति निर्देशक लोग थे, नीति को निर्देशित करने वाले, उन्होंने ये सोचा कि देश में औद्योगिकरण होना चाहिए, और वो आवश्यक भी था। ऐसा मैं नहीं कहता, उस समय क्या परिस्थितियाँ थी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं या किताबों में पढ़ सकते हैं। आवश्यकता थी देश को, और उस दिशा में उन्होंने सोचा। तो देश में नीति बनाई गई कि लोग कहाँ काम कर रहे हैं। उस समय एग्रीकल्चर था, और एग्रीकल्चर से ही छोटा मोटा सारा गड़ई बड़ई सुनार लोहार सब उसी से पोषित थे। गांव का व्यापारी से समझ लो, नाई खाती सब मतलब किसान से जुड़े हुए थे, और वो ही मुख्य कार्य था। इंडस्ट्री के लिए चाहिए लेबर, वो कहाँ से आए? तो देश में एक पॉलिसी बनाई गई कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बेरोजगारी उत्पन्न हो, वहाँ से लोगों का मोह भंग हो, तो इंडस्ट्री को सस्ती लेबर मिल सके। इसके लिए नीतियाँ बनी, और उन नीतियों का प्रभाव आना शुरू हुआ। हालांकि उससे औद्योगिक क्षेत्र को फ़ायदा हुआ, लेकिन एक समय के बाद में उन नीतियों को बदला जाना था। लेकिन जो उस सिस्टम में लोग अभ्यस्त हो चुके थे, वो ये कदापि नहीं चाहते थे कि उनकी दुकानें बंद हो, उनकी जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं वो बंद हो, इसलिए उसे बदलने नहीं दिया गया। सरकारों ने प्रयत्न सभी ने किए हैं, कांग्रेस की सरकारों ने भी किए हैं, बीच में साझा सरकारें आई उन्होंने भी किया है, इस सरकार ने भी किया है, लेकिन बार बार उन लोगों के द्वारा प्रायोजित ऐसे धरने प्रदर्शन करवा करवो के और अपनी बात मनवा ली गई। कुछ चीज़ें बीच बीच में लागू भी हुई, लेकिन वो इतनी प्रभावकारी नहीं हुई। इसलिए परिवर्तन की आवश्यकता। मैं तो जो मेरे कांग्रेसी मित्र हैं उनसे ये भी कहता हूँ, भाई कंप्यूटर जब आया था तब भी विरोध तो हुआ था। तो हर परिवर्तन का एक बार तो विरोध होना लाजमी है, लेकिन हम यदि उस परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाएंगे तो हमें निश्चित रूप से दुख भोगने पड़ेंगे। इसलिए एक बार मेरे सभी किसान भाइयों से फिर से निवेदन है कि आप लोग किसी भी बहकावे में नहीं आए, धैर्य रखें। जो सरकार लगातार आपके लिए, चाहे एमएसपी बढ़ाने का काम हो, चाहे डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र का काम हो, चाहे खराबे के समय खराबे की यूनिट तहसील से बदलकर खेत तक लाने का काम हो, जो सरकारें इतना अच्छा काम किसान के लिए कर रही है, वो सरकार कभी भी किसान का अहित का कानून नहीं ला सकती, ऐसा दृढ़ विश्वास रखिए। और यदि फिर भी इस कानून से कोई अहित हमारे किसान भाइयों का होगा तो उसके लिए हम सब मिलकर लड़ेंगे, लेकिन कम से कम इस धैर्य रख के एक बार देखिए तो सही ये क्या हुआ है। हमें गलत रूप से समझाया जा रहा है, इसलिए किसी के बहकावे में न आए,
धैर्य रखें और इंतज़ार करें। जहाँ तक मैं समझता हूँ, यह कानून बहुत ही किसान की दशा और दिशा बदलने वाले फैसले हैं, और एक दृढ़ सरकार ही ऐसे फैसले ले सकती है। क्योंकि कोई भी, जैसे आपकी कोई दशा सुधारने आपके घर आए, उसके लिए 2 बात आपसे करे, उसके 2 सुझाव आपको दे और उसके लिए मदद करे, उस व्यक्ति को यदि आप तिरस्कार कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, तो वो आदमी कभी भी आपके घर नहीं आएगा। इसी प्रकार से यदि हम लोगों ने हमारे हित का काम करने वाली सरकारों के प्रति बुरा रवैया अपनाया, तो कोई भी सरकार, भविष्य में कांग्रेस सरकार भी कभी बन सकती है, हालांकि निकट भविष्य में इसका कोई अवसर दिख नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है। ये तो समय परिवर्तनशील है। कभी ऐसा भी लगता था कि शायद भाजपा भी सत्ता में नहीं आएगी, लेकिन आई। तो समय के फेर के साथ यदि ऐसा हुआ तो वो सरकार भी ऐसा हौसला नहीं कर पाएगी। इसलिए अपने हित अहित को समझें, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ें, इन तीनों कानूनों को पढ़ें, और दुनिया भर के वीडियो पढ़े हैं, दुनिया भर की जानकारियाँ पढ़ी हैं गूगल पे। आप गूगल पे जाइए और इसके संबंध में 2 दिन 5 दिन लगातार रिसर्च कीजिए, इसके पक्ष की चीज़ों को भी सुनिए, इसके विपक्ष की चीज़ों को भी सुनिए। आप स्वयं निर्णय करने की स्थिति में आ जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा। आशा है आप लोग अपने मस्तिष्क को बड़ा करेंगे। आपके समाज के जो लोग हैं, राजनीतिक विचारधारा के लोगों से कभी चर्चा मत करना, क्योंकि राजनीतिक विचारधारा के लोग वैसा ही बोलेंगे जैसी उनकी विचारधारा बोल रही है। लोगों में इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वे अपनी विचारधारा के प्रतिकूल कोई बात करें। इसलिए आप बुद्धिजीवी लोगों से, जो वास्तव में इसमें रखते हैं, कई लोग बिना ज्ञान के भी बोलना प्रारंभ कर देते हैं, ऐसे लोगों से भी नहीं। सबसे अच्छा तो है आप गूगल का उपयोग करें। पक्ष की और विपक्ष की, मैं कहता हूँ 50 वीडियो आप 50 रिपोर्ट्स पक्ष की सुने, 50 रिपोर्ट विपक्ष की सुने, आपको स्वयं जजमेंट हो जाएगा। धन्यवाद। राम राम सा।